Hello students, I welcome all of you to English Academy. Today's session is for class 10 students. Here we'll discuss the sample question paper for your term 1 exams for English language and literature. This has been released for the session 2021-22. You all know the new assessment plan. You all know the exam pattern for your board exams. So CBSE ने जो announcement की थी कि नवंबर दिसंबर में आपके टर्म 1 एग्जाम्स होंगे, उसका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है और आज मैं आपके साथ वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ. सभी सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे. तो जिन भी बच्चों ने ऑलरेडी सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लिया है और आपके मन में कोई डाउट्स है, दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. तो चलिए लेट अस बिगिन विद दिस सेशन. सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पेपर में, उसमें क्या लिखा है आइए इन्हें डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस कौन से हैं आइए देखते हैं. सेक्शन ए इज रीडिंग सेक्शन. In this you will be given 18 questions. You have to attempt 14 questions out of this. Now this direction is for this particular sample question paper. Section B is writing and grammar section. इसमें हमारे पास 12 questions हैं, उसमें से हमें कोई भी 10 questions attempt करने हैं. Section C is literature section. Here we are given 30 questions and we have to attempt any 26 questions. Now ये जो 14 और 26 और 10 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं, इनके लिए हमारे पास हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, वो हमें क्वेश्चन में जाकर ही पता चलेगी. टोटल इस पेपर में 60 क्वेश्चंस हैं और हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसके 50 मार्क्स हैं. 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज 1 मार्क ईच. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. ये सिर्फ एमसीक्यूज हैं. एज यू ऑल नो टर्म 1 इज एमसीक्यू बेस्ड ओनली. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द क्वेश्चन पेपर पैटर्न दैट द सीबीएसई हैड रिलीज्ड अ फ्यू मंथ्स अगो. उसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो 40 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और 40 मार्क्स का होगा. और सेक्शन वाइज जो ब्रेकअप थी वो थी सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होगा 10 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन होगा 10 मार्क्स का, सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन होगा 20 मार्क्स का. टोटल 40 मार्क्स का पेपर रहेगा. लेकिन ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिसेंटली रिलीज किया है, इसमें हम देख रहे हैं कि 50 मार्क्स का पेपर है. उन्होंने आपको रीडिंग सेक्शन में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हैं, राइटिंग एंड ग्रामर में 10 के दिए हैं और लिटरेचर में 26 के दिए हैं. तो हम ये सोच सकते हैं कि या तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं पेपर में. आपका वैसे जो फाइनल पेपर होगा वो 40 मार्क्स का ही रहेगा जैसे कि पहले अनाउंस किया गया था. और आपके 10 मार्क्स रहेंगे इंटरनल असेसमेंट के और टर्म 1 की टोटल वेटेज है 50 मार्क्स की. तो इसी चीज को हम लेते हुए अपना ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम आएंगे रीडिंग सेक्शन पर. हमारे पास एक पैसेज दिया गया है, वी आर सपोज टू रीड द पैसेज और पैसेज के बाद हमारे पास 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से हमें कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैसेज को सिर्फ हल्के से वे में पढ़ेंगे. नेचर इज अ मदर, तो ये जो पैसेज है ये नेचर के बारे में है, ठीक है. Our first teacher, the greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. We learn to maintain composure through our joys, sorrows and fears. In fact, there are 1,000 lessons that nature can teach us provided we look for them. अब जैसे मैं अंडरलाइनिंग कर रही हूं, अगर आप भी करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन, प्लीज यूज अ पेंसिल एंड यू कैन डू दिस. आगे पैसेज में क्या दिया हुआ है, विद टाइम अ सैपलिंग ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन ट्री. समथिंग सो टाइनी एंड डेलिकेट डेवलप्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री capable of supporting others. No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose. Further, it says that's a lesson to keep ourselves grounded.
respect and embrace our roots and give something back to those humble beginnings that nurtured us into who we are. In para 3, he says, then there is the message of peaceful coexistence. I am because we are. Nature provides every creature a chance to exist. However, the existence of one creature or being depends on the existence of the other. The tiger eats the antelope. Without the antelope, the tiger wouldn't survive. Likewise, without tigers, the overabundance of antelopes would cause them to starve to death. I wonder if you have noticed that when birds or squirrels see a predator, they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger. They put themselves in danger to save the lives of others. Many animals, like the salmon, usually die after they spawn, but this doesn't stop them. One life extinguished for the betterment of others is a small price to pay. The snow melts in the warmth of spring to give birth to fresh green leaves. In autumn, these leaves age into shades of gold only to be buried in the cold grave of winter. Change is inevitable. The sooner we embrace it, the better it is for us. We must also understand that even in pain, there is growth. If you cut a hole in the tree, it will grow around it. No matter what may come in its way, a river will continue to flow. Similarly, no matter what grief may break your heart, nature teaches us that life goes on. Keeping in mind, life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others. Life is to live. Take a break, stop being a workaholic and smell the roses. Do whatever makes you feel happy, and most of all, spend some time with nature to pick up invaluable lessons. Now, what we are supposed to do, based on understanding of the passage, we have to answer any 8 out of the given 10 questions. So हमारे पास choice है, हम कोई भी 2 questions छोड़ सकते हैं. Question number 1, according to the author, what from the following is the greatest lesson being taught by nature? Options are balance in our emotions, partial to joys in life, afraid of unhappiness, indifferent to fears. तो हमें नेचर से सबसे बड़ा जो लेसन मिलता है वो क्या है? आइए वापस पैसेज में चलते हैं. इसका आंसर हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा. Let us see para 1. Nature is our mother, our first teacher. The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. Equilibrium means balance. So let us see what will be our answer. He is saying balance in life. Nature teaches us to maintain a balance in life. So our answer will be option A. Very clear. Balance in our emotions. Next question देखते हैं. Question number 2. Select the option that suitably completes the dialogue with reference to paragraph 2. तो हमने इस पैसेज के सेकेंड पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसे अप्लाई करना है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए. Jay says, I've done well for myself in this school. I'm the best they have. I can get admission anywhere. This is my moment. Sid says, congratulations. Just remember, we should dash. Just remember, we should become strong despite our weaknesses. Just remember, we should be kind and supportive towards everyone. Just remember, we should respect the origins from where we have grown. Just remember, we should nurture ourselves well from the beginning. अब इसका आंसर वेरीफाई करने के लिए हमें पैराग्राफ 2 में जाना पड़ेगा जिसमें दी गई इंफॉर्मेशन को हमें अप्लाई करना है. पैराग्राफ 2 में दिया गया है, with time a sapling grows into a full grown tree, something so tiny and delicate develops into a strong tree capable of supporting others. Now, no matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose. That's a lesson. So what is the lesson? To keep ourselves grounded. This is the lesson that we are getting in the second paragraph. We have to keep ourselves grounded, joined with our roots. So we have to apply this in filling the blank, and let us see which option tells us this. Become strong despite our weaknesses, be kind and supportive towards everyone, respect the origins from where we have grown, nurture ourselves well from the beginning.
It is very clear. Answer is option C. Respect the origins from where we have grown. Origins here means the roots, हमारी जो जड़ें, जहां से हम बड़े हुए हैं, जहां से हम निकले हैं, जहां से हम ग्रो हुए हैं और आज इतने बड़े हुए हैं, केपेबल हुए हैं, उनको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो सिड यही याद दिलाता है जय को, जो हमने सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ा है. Now we move to question 3. Choose the option that best conveys the message in I am because we are. I am because we are का क्या मतलब है? Mutual coexistence. मैं तभी हूं अगर हम सब हैं. मीन्स हमें सबकी सर्वाइवल को कंसिडर करना है. Tigers are dependent on antelope. Antelope are dependent on tigers. Humans are dependent on animals. Everyone is dependent on each other. This answer is very clear. Answer is option D. Everyone is dependent on each other. I am because we are means mutual coexistence. हर एक प्राणी को ये सोचना है कि मैं तभी जिंदा रहूंगा अगर दूसरे बाकी प्राणी हैं जो वो भी जिंदा रहेंगे. खास तौर से ह्यूमन बीइंग्स को ये सोचना है, क्योंकि भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमें एक दिमाग दिया है सोचने के लिए कि हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर इस धरती पे बाकी सारा जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी सर्वाइव कर पाता है. बिकॉज म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, हमें एक दूसरे की जरूरत है एग्जिस्ट करने के लिए. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? Choose one option from the following. अब हमने पैराग्राफ 4 में ये पढ़ा था कि जो बर्ड्स और स्क्विरल्स हैं वो एक दूसरे को वार्न करती हैं, अलार्म देती हैं कि अगर उन्हें लगता है कि कोई डेंजर आ रहा है. इससे वो कौन सी क्वालिटी शो करते हैं? ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अलर्टनेस, टेंडेंसी टू गेट इजीली फ्राइटेंड, selfless assistance to help others, determination to protect themselves. Very easy answer. Answer will be option C. Selfless assistance to help others. वो बिना सेल्फिश हुए अपना स्वार्थ नहीं सोचते, वो दूसरे की मदद करते हैं. इसीलिए वो दूसरे जानवर को अलार्म देते हैं बताते हुए कि एक शिकारी आ रहा है तुम्हारा शिकार करने के लिए, इसलिए तुम छुप जाओ. अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अलर्टनेस भी है, क्योंकि वो जो एनिमल्स हैं वो इतने ऑब्जर्वेंट हैं कि वो देख लेते हैं कि कोई शिकारी आ रहा है, तभी वो दूसरे एनिमल्स को वार्न कर पाते हैं. कई सोचेंगे कि हो सकता है वो एनिमल्स आसानी से डर जाते हैं देख के कि कोई शिकारी आ रहा है. लेकिन यहाँ पर हमें वो क्वालिटी बतानी है जो हमारे पैसेज के मेन थीम के साथ जा रही है. पैसेज का मेन थीम क्या है? म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का. हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक तरह के जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो दूसरे तरह के एनिमल्स और बर्ड्स की मदद करते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वो सेल्फलेस होकर एक दूसरे की मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Select the option with the underlined words that can suitably replace lurking. अब पैराग्राफ 4 में lurking word यूज हुआ है. Let us see where it has been used so that we know what it really means. Many students must be knowing what is the meaning of lurking. I wonder if you have noticed that when birds or squirrels see a predator, they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger. Lurking exactly means something that is hidden. एक ऐसा डेंजर है, खतरा है जो कि छुपकर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम पर वार करने वाला है. So this is the basic meaning of the word lurking. Now we know it, so we can find out which option is the suitable answer. Let us check out the options that we have. The policeman pulled up the person who was wandering aimlessly through the city. Now wandering aimlessly does not mean lurking, क्योंकि वो छुपा नहीं हुआ था. The thief knew that remaining hidden was the best strategy to avoid being caught. अब यहाँ पर हमारा कीवर्ड आ रहा है hidden. The policeman was caught on camera while pouncing with force to grab the fleeing culprit. Pouncing with force. This does not relate to the meaning of the word lurking. The thief was walking boldly into the house thinking it was devoid of residents. Obviously, walking boldly भी lurking के meaning से relate नहीं कर पा रहा. Answer is option B. Lurking means to remain hidden. So, option B will be the most suitable
answer. Question number 6. A portmanteau words like smog is a blend of words in which parts of multiple words are combined into a new word. Smog is smoke plus fog. अब सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये portmanteau words क्या होते हैं. Portmanteau words is a combination of two or more words. दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जाता है जो कि इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को सिग्निफाई करता है. जैसे कि स्मॉग में हमने स्मोक का SMO लिया और फॉग का OG लिया, बन गया स्मॉग. इसका क्या मतलब होता है? फॉग प्लस स्मोक. इसका मतलब भी यही होता है, स्मोक प्लस फॉग. ठीक है, तो ये वर्ड क्या है? ये एक पोर्टमैंटो वर्ड है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है दैट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो सिलेक्ट अ पोर्टमैंटो वर्ड दैट अपीयर्स इन पैरा 6. पैरा 6 में भी इस तरह का एक वर्ड है. हमारी ऑप्शन है कोएग्जिस्टेंस, वर्कहोलिक, फुल ग्रोन, फ्लरिश. तो अब हमें पैरा 6 में जाकर देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा वर्ड है जो पोर्टमैंटो वर्ड है, जो कि दो वर्ड्स को जोड़कर बना है और दोनों के ही मीनिंग को सिग्निफाई करता है. Keeping in mind life isn't about making lists and trying to be one step ahead of others. Life is to live. Take a break, stop being a workaholic and smell the roses. Do whatever makes you feel happy and most of all, spend some time with nature to pick up invaluable lessons. यहाँ पे वर्ड आ रहा है वर्काहॉलिक. अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, ये दो वर्ड्स को जोड़कर बना है वर्क प्लस एल्कोहलिक. इसका क्या होता है? जो बहुत ज्यादा काम करता है, वर्क आहॉलिक. तो यहाँ पे हमने वर्क और अल्कोहलिक को जोड़कर वर्काहॉलिक बनाया और इसका मतलब भी यही है, जो कि काम को अल्कोहल की तरह समझता है, मीन्स हर वक्त काम करता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा आंसर पोर्टमैंटो वर्ड कौन सा है? वर्काहॉलिक. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी ऑप्शंस हैं. कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस में क्या है? एग्जिस्टेंस मेन वर्ड है और उसके आगे प्रीफिक्स लगाया है को. सो दिस इज नॉट अ पोर्टमैंटो वर्ड. फुल ग्रोन, ये एक हाइफनेटेड वर्ड है, दो वर्ड्स को जोड़ के बनाए, लेकिन किसी भी वर्ड का कोई पार्ट कटा नहीं हुआ, जो चीज पोर्टमैंटो वर्ड में इंपॉर्टेंट होती है. फ्लरिश इज अ सिंगल वर्ड, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. सो वेरी क्लियर आंसर इज वर्कaholic. Question number 7. Select the qualities from paragraph 3 that the author wants us to imbibe. Imbibe means किसी में डालना. Author क्या चाहते हैं? हम में कौन कौन सी qualities होनी चाहिए? Being acceptive, passionate, emotional, resilient, perceptive. Now, in order to answer this question, you should have good vocabulary and you should know the meanings of all these words. And don't worry, you have the choice of leaving two questions. So, if you find it difficult, you can leave out the question. And remember that if you will attempt all the questions, then आपके सिर्फ first 10 questions check किए जाएंगे. Now, acceptive means to be inclined to accept or receive. यानी कि आप किसी चीज को accept करने के लिए तैयार हैं. Passionate means full of intense emotions. बहुत ज्यादा emotions होना किसी के प्रति. Emotional also means having emotions. So these two words are almost similar. Resilient means able to recover from difficult situations. अगर आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं और आप उससे आसानी से रिकवर कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर resilient. And perceptive means able to notice and understand things. Now, in order to identify the answer, we have to go back to paragraph 3 and we have to read it so that we know कि हमें author क्या कहना चाहते हैं. What is the message that he is giving us in this paragraph? So, let us check out this. Then there is the message of peaceful coexistence. I am because we are. Nature provides every creature a chance to exist. However, the existence of one creature depends on the existence of the other. The tiger eats the antelope. Without the antelope, the tiger wouldn't survive. Likewise, without tigers, the overabundance of antelopes would cause them to starve. So this is our third paragraph.
इस पर बेस्ड राइटर क्या चाहते हैं, हमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. लेट अस चेक आउट द ऑप्शंस इन ऑर्डर टू बी वेरी श्योर ऑफ द आंसर. सो आवर ऑप्शंस आर, वी शुड बी एक्सेप्टिव. ठीक है, एक्सेप्टिव मीन्स हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम बाकी सब क्रीचर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम बिकॉज वी आर. पैशनेट यानी कि हमारे में इमोशंस होनी चाहिए. इमोशनल यानी कि हमारे में इमोशंस होनी चाहिए. रिसिलियंट यानी कि हम डिफिकल्ट सिचुएशन से रिकवर कर सकते हैं जल्दी से. परसेप्टिव यानी कि हम चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आई गेस द आंसर शुड बी ऑप्शन 1, 4 एंड 5. आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 4 एंड 5. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को इजीली आंसर करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट क्वालिटी है एक्सेप्टिव, ये तो होनी ही चाहिए. तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी और सी, जिसमें 1 दिया हुआ है. तो ए और डी तो कैंसिल हो ही गई. अब हम सोचेंगे बी और सी में से कौन सा आंसर सही है. तो देखिए बी में हमारे पास ऑप्शंस है 1, 3 एंड 4. अगर इमोशनल होना चाहिए तो पैशनेट भी होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही इमोशंस हैं, दोनों ही बीइंग इमोशनल है, दोनों का मीनिंग सेम है. लेकिन यहाँ पर सिर्फ थर्ड वर्ड दिया हुआ है, सेकंड नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने बी को स्ट्राइक आउट कर दिया और सी को अपना आंसर लिखा है. इस तरह से आप ऑप्शंस को देख के भी आंसर गेस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन्स. ऑप्शन ए, द ब्यूटी ऑफ नेचर. ऑप्शन बी, नेचर्स क्रिएटिविटी. ऑप्शन सी, ऑल सीजन्स आर इक्वल. ऑप्शन डी, नथिंग लास्ट फॉर एवर. जब भी मौसम बदलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, नथिंग लास्ट फॉर एवर. राइटर यही कहते हैं ना कि जब एक सीजन आता है तो पेड़ों के ऊपर पत्ते ही पत्ते आ जाते हैं, हरे हरे पत्ते आ जाते हैं. जब नेक्स्ट सीजन आता है वो पत्ते गोल्डन हो जाते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं. विंटर आती है तो बिल्कुल स्नो से कवर हो जाते हैं, पत्ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. और स्प्रिंग आती है तो एक बार फिर से नए पत्ते उगाते हैं. और वो ये कहते हैं चेंज इज इनएविटेबल. नेचर का ये रूल है कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं. इट इज इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल. हम चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता. एक चीज जाती है दूसरी चीज आ जाती है. यही चीज वो हमें सीजन के चेंज के एग्जाम्पल से बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6? Indulging in competition with others, making priority lists, taking life seriously, having free time for ourselves. पैराग्राफ 6 में राइटर हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आंसर इज ऑप्शन डी, हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्व्स. वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ फ्री टाइम भी होना चाहिए. जब वो कहते हैं स्टॉप, अपना काम करना रोक दो, नेचर को देखो, नेचर में टाइम स्पेंड करो. आंसर इज वेरी क्लियर, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 10, choose the option that lists the quote best expressing the central idea of the passage. तो इसमें 4 कोट्स दिए गए हैं 4 फेमस पर्सनालिटीज के, और उसमें से सबसे सुटेबल कोट हमें ढूंढना है. नेचर, शी pardons no mistakes, her yea is yea and her nay is nay. Look deep into nature and then you will understand everything better. Nature never deceives us, it is we who deceive ourselves. All the ugliness of the world can best be forgotten in the beauty of nature. According to me, it is option B, very clear. Look deep into nature and then you will understand everything better. जिस तरह से पैसेज में हर एक चीज को बताने के जो एग्जाम्पल्स हैं वो नेचर से लिए गए हैं, तो राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें नेचर के ही एग्जाम्पल्स को देखकर ये समझना चाहिए कि लाइफ क्या है और उसी तरह अकॉर्डिंगली लाइफ जीनी चाहिए. Now we move ahead to the next passage. We have given another passage. Research from the Publishers Association has shown that films based on books take 44% more at the box office revenue in the UK and 53% more worldwide than original screenplays. The report explores what impact a book has when adapted for film and TV. तो ये मेन टॉपिक है हमारे पैराग्राफ का कि बुक्स का क्या इम्पैक्ट होता है जब किसी बुक के ऊपर बेस्ड कोई फिल्म या टीवी सीरियल बनाया जाता है, उसका और एक ओरिजिनल जो क्रिएशन होती है उसमें क्या फर्क है रेवेन्यूज में. द रिपोर्ट रीड्स,
Published material is the basis of 52% of top UK films in the last 10 years and accounts for an even higher share of revenue from these leading performers at 61% of UK box office gross and 65% of worldwide gross. The Hollywood adaptation of My Cousin Rachel was shown to have a significant impact on the sales of the Daphne du Maurier thriller. The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of the sales since 1992. The research suggests that adapted films tend to perform better because films can leverage the popularity of well-known books through an existing audience. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. In terms of TV adaptation, it was revealed that a quarter of dramas were based on literary sources and attracted 56% larger share of audience than those based on original scripts. 14 of the 35 high-end series produced in UK in the period between January and September 2017 were based on books, compared to 7 based on true stories or historical events and 5 based on pre-existing films or TV stories. In the case of 2016 BBC broadcast of The Night Manager, research revealed that while the novel was in circulation for over 25 years, 82% of the copies it sold were in 2016 and 17. Sales of the paperback edition remained strong in 2017 even after the series went off the air. In conclusion, the report states that there is a strong two-way relationship between publishing and the wider creative economy, wherein a successful adaptation often has spillover effects and gives a substantial boost to the sales of the original book. Now let us see the questions, and our instructions are that we have to answer any 6 out of the given 8 questions. You can leave out 2 questions and remember, अगर आप सारे 8 questions attempt करेंगे तो लास्ट के 2 questions चेक नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट 6 questions चेक किए जाएंगे. Question number 11. The purpose of the research by Publishers Association was to study dash. Choose the correct option. तो ये जो रिसर्च है इसका एम क्या था? Variety in films and TV shows, impact of films on books, choice of books for filmmaking, connect between books and films. आंसर इज ऑप्शन डी, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स. वो यहाँ पर रिसर्च में ये बताना चाह रहे हैं कि जिन बुक्स पर बेस्ड फिल्म्स बनाई जाती हैं वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं बॉक्स ऑफिस पर. क्वेश्चन नंबर 12. Select the option that is true for the 2 statements given below. The revenues generated at the box office have increased. Majority of the top films in the UK are based on published material. तो यहाँ पे हमें बताना है इन 2 स्टेटमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है. 1 is the result of 2, 1 is the reason for 2, 1 is independent of 2, 1 contradicts 2. स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से चेकआउट करते हैं. द रेवेन्यूज जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज्ड, यानी कि बॉक्स ऑफिस की जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो बढ़ गई है. मेजॉरिटी यानी कि ज्यादातर जो टॉप फिल्म्स हैं यूके में वो पब्लिश्ड मटेरियल पर बेस्ड होती हैं, यानी कि या तो बुक्स से अडेप्ट की जाती हैं या फिर कोई पहले से सीरीज होती है जिस पर वो बेस की जाती हैं. ये चीज सही है और ये एक रीजन है जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ता है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए. 1 इज द रिजल्ट ऑफ 2. 2 की वजह से ही रेवेन्यूज बढ़ते हैं. जब यूके में बनने वाली जो टॉप फिल्म्स हैं वो बुक्स पर बेस्ड होती हैं, उसकी वजह से रेवेन्यूज ज्यादा जनरेट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमारे पास एक स्टेटमेंट है और फिर हमें बताना है कौन सी ऑप्शन उसका सही मतलब दे रही है. The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of all sales in 1992. अब 2016 में एक किताब के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी और उसके बाद उस बुक की जो सेल्स थी वो 2017 में कितनी थी? 23% थी. 1992 से लेकर 2017 तक कितने साल हुए? 25 ईयर्स. 25 ईयर्स में जितनी सेल हुई थी उस बुक की, उसका 23% सिर्फ एक ही साल में हो गया था सेल. इसका क्या मतलब हुआ
कि जब उसके ऊपर फिल्म बनाई गई तो उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब किसी बुक के ऊपर फिल्म बनाई गई तो उस बुक की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये चीज किस ऑप्शन में दी गई है, आइए देखते हैं। There were 23% higher sales in 2017 than previous years. A major chunk of sales happened in 2017. The sales were limited to 23% in 2017. There were very few books sold in the previous years. Answer will be option B. A major chunk of sales happened in 2017. जब उस बुक के ऊपर एक फिल्म बनाई गई उसके बाद उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे पहले 25 साल में इतनी सेल नहीं हुई थी जितनी कि 2017 में हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज डैश। पीपल लाइक टू सी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स, इट टेक्स लेस एफर्ट फॉर पीपल टू वॉच फिल्म्स देन रीड बुक्स, द फिल्म्स गेट अ रेडीमेड स्क्रिप्ट फ्रॉम द बुक्स। सो व्हाट इज द रीजन जो भी फिल्म बुक के ऊपर बेस करके बनाई जाती है वो इतनी सक्सेसफुल क्यों होती है? आंसर विल बी ऑप्शन बी, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स। इसे वेरीफाई करने के लिए हम वापस चलते हैं अपने पैसेज पर। इसमें देखिए पैराग्राफ 3 में ये बताया गया है, द रिसर्च सजेस्ट दैट अडेप्टेड फिल्म्स टेंड टू परफॉर्म बेटर बिकॉज फिल्म्स कैन लीवरेज द पॉपुलैरिटी ऑफ वेल नोन बुक्स थ्रू एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस। यानी कि जो बुक्स पहले से ही फेमस हैं उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से फिल्म्स भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उन बुक्स के पास पहले से एक ऑडियंस है। जो रीडर्स उस बुक को पहले से पढ़ चुके हैं वो उस पर बनाई गई फिल्म को जरूर देखने जाते हैं। सो वी हैव गॉट आवर आंसर टू क्वेश्चन 14, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स। Question number 15, select the option listing what the given sentence refers to. Sentence है, films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. यहाँ पे कहा गया है कि जो फिल्म्स किताबों पर, कहानियों पर बेस्ड होती हैं उनमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिच और फुली डेवलप्ड स्टोरी होती है जिसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस, द सेटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द बुक, द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल। सीक्वल का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मीन्स वो कह रहे हैं कि जो ऑथर है, जो राइटर है जिसने ओरिजिनल बुक लिखी थी वो फिर नेक्स्ट पार्ट भी लिखता है ताकि उस पर भी एक नई फिल्म बनाई जा सके, पार्ट 2 जैसे बनती है। तो अब ये जो सेंटेंस दिया गया है इस पर हम कौन सी ऑप्शन को बेस कर सकते हैं? जब यहाँ पे दिया गया है कि जो किताबों पर बेस्ड फिल्म्स होती हैं उनमें रिचर और फुली डेवलप्ड स्टोरी होती है, इसका मतलब है कि उनका प्लॉट और स्टोरी लाइन बेटर होता है। ऑप्शन 1 वी कैन टेक। The characters are likely to be more vivid. Vivid means well described, अच्छे से डिस्क्राइब किए गए, ये भी हम ले सकते हैं। Then option 3, the production of such films is meant for the rich and famous. ये चीज हमें इस सेंटेंस से नहीं मिलती। The settings and costumes are adapted from the book, ये भी हमें मिलती है कि जो बुक पे कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, जो सेटिंग्स दी जाती हैं वो ही हूबहू फिल्म में भी ले ली जाती हैं। ऑप्शन 5, द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल, ऐसा भी नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ऑथर एक नेक्स्ट पार्ट लिखे अपनी बुक का। सो हमारी वेरी क्लियर ऑप्शन है 1 to 4, ये हमें ऑप्शन डी में दी गई हैं 1, 2 and 4। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। Let us see the next question. On what from the following were the maximum TV serials in UK in the year 2017 based? Books, historical stories, original true stories, previous films. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें वापस पैसेज पर जाना पड़ेगा। In the third paragraph, in line 3 and 4, we have been given that 35 में से 14 जो सीरीज थी वो बुक्स पर बेस्ड थी, तो सबसे ज्यादा सीरीज बुक्स पर बेस्ड थी। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन ए, मैक्सिमम टीवी सीरियल्स वर बेस्ड ऑन बुक्स। क्वेश्चन नंबर 17,
This passage lists an example proving that TV dramas based on literary works have dash. We have to select the correct option. Option A, increase the immediate sales of the book. Increase the sales of the book during the first screening. Had no immediate impact on the sales of the book. Had very little impact on the sales of the book. अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिया गया है पैराग्राफ 4 में, द नाइट मैनेजर का एग्जाम्पल है कि उसकी नॉवल 25 साल से चल रही थी सर्कुलेशन में, लेकिन उसकी 82% कॉपीज 2016 और 17 में बिकी, क्योंकि उस पे जो मूवी बनी थी वो 2016 में बनी थी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो जो पेपर बैक एडिशन था, बुक था, उसका सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया जब उस पर फिल्म बनाई गई। और इसी तरह यहाँ कंक्लूजन में भी दिया गया है दैट देयर इज अ स्पिल ओवर इफेक्ट एंड देयर इज अ सब्सटैंशियल बूस्ट टू द सेल्स ऑफ द बुक। जब एक सक्सेसफुल फिल्म बनती है किसी बुक पर बेस्ड, उससे उस किताब की सेल्स में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बहुत क्लियर है, ऑप्शन ए, इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। तो कोई भी जो बुक है जिस पर कोई फिल्म बनाई जाती है, उससे बुक की सेल पर क्या इंपैक्ट होता है, उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। Now question number 18. Choose the correct option to answer the following. According to paragraph 5, there is a two-way relationship between books and the screen. अब two-way relationship क्या है कि जो फिल्म बुक पर बनाई जाती है वो फिल्म भी अच्छा परफॉर्म करती है और फिल्म बनने के बाद बुक की सेल्स भी बढ़ जाती हैं, तो दोनों ही चीजों की सेल में इंक्रीज हो जाता है। Revolve around the same stories, cater to an audience with the same taste, gain from each other's popularity, belong to the creative field. Answer is option C, gain from each other's popularity. अगर बुक पॉपुलर है तो फिल्म भी अच्छी करेगी, अगर कोई फिल्म अच्छी बनती है तो उस पर उसकी जो बेसिस बुक है उसकी सेल्स भी बढ़ जाती हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की पॉपुलैरिटी से गेन करती हैं, दोनों की ही सेल्स बढ़ जाती हैं। Now is our next section, section B, grammar and writing. Here we will be given total 12 questions. We have to attempt any 10. लेकिन question wise भी options हैं। Question 3 में हमारे पास 6 questions हैं। इसमें से हमें कोई भी 5 questions attempt करने हैं। अगर आप सारे 6 questions attempt करेंगे तो याद रखिए सिर्फ first 5 questions check किए जाएंगे, इसलिए आप सारा पेपर attempt मत कीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। Question number 19. The hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all. Options are cannot, must not, need not, might not. Now some students will say that ma'am all the 4 options are suitable. कोई भी option fill हो सकती है. Now you have to be very clear with the meaning of all the words. Cannot means आप नहीं कर सकते. Must not means आपको नहीं करना चाहिए. Need not means आपको करने की जरूरत नहीं है. माइट नॉट मीन्स आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। अब यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल बोर्ड में ही मेंशन किया गया है कि आपको हॉस्पिटल में स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक हेल्थ हैजर्ड है, सबका हेल्थ का नुकसान होगा। यहाँ पर मोस्ट सुटेबल रहेगा मस्ट नॉट, मीन्स ये जो बोर्ड है ये आपको एक एडवाइस दे रहा है, ये एक एडवाइजरी बोर्ड है जो कह रहा है दैट यू मस्ट नॉट, आपको नहीं करना चाहिए, आपको हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में स्मोक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सबकी सेहत खराब होगी। क्वेश्चन नंबर 20. देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार. ऑप्शंस आर मच, लिटिल, मेनी, अ लिटिल. नाउ हियर वी हैव टू सी दैट पेट्रोल इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी यूज नहीं होता, सो वी स्ट्राइक इट आउट. Now our options are much, little, a little. जब हम never negative यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्या कहेंगे, there's never much petrol left after Rahul uses the car. अगर हमारे यहाँ पर never ना होता तो हम कहते there's little petrol left after Rahul uses the car. So that is the difference. जब never आ गया इसके साथ हम much यूज करेंगे। Question number 21. I am taking driving lessons now. Hopefully, I dash my driving test by November. Options are will take, would pass, will have taken, will be taking. अब हमें एक एक ऑप्शन को ब्लैंक में लगाना पड़ेगा करेक्ट टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले देखिए जब यहाँ पर नवंबर की बात हो रही है मीन्स अभी टेस्ट हमने लेना है, तो हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे।
जब हम ये चीज ढूंढ लेते हैं कि हमें फ्यूचर टेंस यूज करना है, तो यहाँ पर हम जब ऑप्शंस देखेंगे चारों ऑप्शंस में ही फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, विल और वुड यूज हो रहा है। तो अब हमें इन सभी वर्ड्स को ब्लैंक्स में डालना पड़ेगा। आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ मीन्स अभी प्रेजेंट में मैं ड्राइविंग लेसन ले रही हूँ। होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। होपफुली आई विल टेक माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। Hopefully, I would pass my driving test by November. Now, would is always used with past tense. So, this option we strike out. Hopefully, I will have taken my driving test by November. Hopefully, I will be taking my driving test by November. Now, driving test एक दिन में होगा. Will be taking shows continuity of action. Continuity of action यहाँ पर required नहीं है, so we strike it out. Now we are left with will take, will have taken. Hopefully, I will take my driving test by November. Hopefully, I will have taken my driving test by November. Will take is simple future tense. Will have taken is future perfect tense. अब यहाँ पर हम यूज करेंगे will have taken. Option C. Hopefully, I will have taken my driving test by November. मीन्स नवंबर तक मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट ले चुकी होंगी, मीन्स नवंबर से पहले पहले कभी भी मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट ले लूंगी. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. Sunita asked Venkat, how much is the rent for your flat? Now you know you have some rules you have to follow. जैसे कि is को हमने चेंज करना है was में, your को चेंज करना है his में, क्योंकि यहाँ पर एक मैन से वो बात कर रही है और ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन में was कहाँ आएगा, एकदम एंड में. इन रूल्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा कन्वर्जन क्या बनेगा. अब यहाँ पर देखिए इंक्वायर्ड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इंक्वायर्स है प्रेजेंट टेंस. दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, वी हैव टू यूज द पास्ट टेंस. सो वी स्ट्राइक आउट ऑप्शन सी. सुनीता आस्क्ड ही आएगा, तीनों ऑप्शंस में आस्क्ड है, टोल्ड नहीं आएगा बिकॉज वो कुछ पूछ रही है. ऑप्शन डी भी कट गया. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच वॉज हिज रेंट फॉर फ्लैट. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज. नाउ वेरी इजी, जैसे कि मैंने आपको कहा जब क्वेश्चन है तो was एंड में आएगा, विच इज इन ऑप्शन बी एंड दिस इज आवर आंसर. लेट अस रीड इट वंस अगेन. सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट was. अब यहाँ पर was भी है इसका और his भी आ रहा है your की जगह, और सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है. आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. Which option displays the correct change of the following to reported speech? She said, I told Damanjeet to send you an email 3 days ago. अब यहाँ पर भी जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. I will change to she, you will change to me, ago will change to before. तो हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में ये 3 रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं. She told that Damanjeet had mailed you 3 days then. This is absolutely wrong. ठीक है. She informed me that Damanjeet has mailed me 3 days before. यहाँ पर has है, has नहीं आएगा, had आएगा. Past tense यूज करते हैं. She says भी नहीं आएगा because again this is present, we have to use past tense. She said that she had told Damanjeet to send an email to me 3 days before. This is absolutely correct. यहाँ पर देखिए she भी बन गया, I का she बन गया, you का me बन गया, ago का before भी बन गया और has का had भी बन गया, past tense भी आ गया. So option D is the perfect option and this is our answer. Question number 24. The dog dashed under the chair before the children arrived. The dog has been hiding under the chair before the children arrived. The dog was hid under the chair. The dog have hid. The dog had hidden. Now, options को हम कट करके भी सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं.
सबसे पहले देखिए, चिल्ड्रन अराइव्ड, दिस इज पास्ट टेंस, और उससे पहले जो काम हुआ वो भी होगा पास्ट टेंस में। अब हमारी ऑप्शंस देखते हैं। हैज बीन हाइडिंग, दिस इज प्रेजेंट टेंस, सो दिस कैन नॉट बी करेक्ट। हैव हिड, हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल, पर यहाँ पर एक ही डॉग है, सिंगुलर है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस। द डॉग वॉज हिड, द डॉग हैड हिडन। यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। जब भी हमारे पास दो एक्शंस होते हैं पास्ट के और एक एक्शन पहले होता है दूसरा बाद में होता है, तो जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और वैसे भी अगर हम वर्ब फॉर्म्स देखें, वर्ब है हाइड, उसके साथ अगर हम वॉज के साथ हाइड का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वॉज हाइडिंग, आईएनजी फॉर्म। इस रूल को देखते हुए भी वॉज हिड एक गलत ऑप्शन है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now we have the writing section. Writing section में we are given 6 questions. You have to answer any 5. These questions are based on letter writing. Let us check out these questions. You are Devashri, a resident of Siliguri, Assam. You have to write a letter to the editor of a national daily, drawing attention towards the difficulty faced by differently abled people at tourist places. तो अब हम देखते हैं कि किस तरह के MCQs बनाए गए हैं लेटर राइटिंग पर। आपको लेटर नहीं लिखनी, आपको सिर्फ इन MCQs के आंसर देने हैं। पहला है, सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट विद रेलिवेंट एस्पेक्ट्स दैट देवश्री शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर। अब यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन देवश्री अपनी लेटर में इंक्लूड करेगी। न्यूज़पेपर का नाम इंक्लूड होगा। अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, ये कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि हमें अटैच करना होता है। देवश्रीज एड्रेस अटैच होगा। फॉर्मल टोन होगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लेटर्स रिसीट, ये नहीं होता, लेटर लिखने का डेट होता है। सो वेरी क्लियर आंसर इज दैट आंसर विच कंटेन्स ऑप्शन 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन डी। बहुत आसानी से हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द लेटर। अब आप सबको पता है लेटर के सब्जेक्ट में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, द डिफरेंटली एबल्ड, neglected or misunderstood, tourist places are an inconvenience to differently abled people, inconvenience faced by differently abled at tourist spots। कई स्टूडेंट्स को लगेगा मैम चारों ऑप्शन सही हैं। अब जो ऑप्शन बी है ये तो ऐसा लग रहा है किसी पैराग्राफ या एस्से का टाइटल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि हम डिफरेंटली एबल्ड की टूरिस्ट प्लेसेस पर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो हमारा मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी स्ट्राइक आउट। ऑप्शन ए ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये भी हमारा सही सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम उनकी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं जो कि हमने मेंशन नहीं की है। ऑप्शन सी टूरिस्ट प्लेसेस आर इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये तो एक फैक्ट है जो हम अपनी लेटर में बताएंगे, लेकिन हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, हम उसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं about the inconvenience faced by differently abled at the tourist spots, और आंसर विल बी ऑप्शन डी, बिकॉज हम अपनी लेटर में उस इनकन्वीनियंस की बात करना चाहते हैं जो कि वो फेस करते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पर, और हम उसका सोल्यूशन भी चाहते हैं। सो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, which option should Devashri select to elaborate on the difficulties faced by the differently abled। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों में 3-3 ऐसी डिफिकल्टीज दी गई हैं जो कि हम लेटर में लिख सकते हैं। मोस्ट सुटेबल कौन सी है? एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हीलचेयर्स, ये सही है। अनक्लीन टॉयलेट्स, हाई टिकट प्राइसेस। अब हाई टिकट प्राइसेस तो सब लोगों पर अप्लाई होता है, ये डिफरेंटली एबल्ड के लिए ही स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हम इसे स्ट्राइक आउट कर देंगे। ऑप्शन बी में देखते हैं, अनसूटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट्स, टूरिस्ट पैम्फलेट्स। अब यहाँ पर जो अनसूटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स हैं ये भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये विजिटिंग टाइमिंग्स तो सभी टूरिस्ट के लिए अप्लाई होते हैं। हमें ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढनी है जो सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोगों को तंग करती हैं। ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हीलचेयर, ये सही है। टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, ये भी सही है। लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, टूरिस्ट पैम्फलेट्स, ये भी सही है।
ये तीनों प्रॉब्लम्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल को अप्लाई करती हैं. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी. वेरी इजी. आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढनी है जो स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, डिफरेंटली एबल्ड पीपल की कैटेगरी को ही अप्लाई होती हैं. क्वेश्चन नंबर 28. Devashri shares some suggestions in her letter to address the issue. Select the options that help her complete these suggestions. अब देवश्री ने अपनी लेटर में सजेशन भी लिखी है. सजेशन के 2 ब्लैंक्स हैं, हमें वो फिल करने हैं. In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people's dash. Also, dash against negligence to the needs of differently abled at the tourist spots shall go a long way in bringing about a positive change. तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस और ऑप्शन उसका सेकंड पार्ट है कंपोजिंग सॉन्ग्स. ऑप्शन बी का फर्स्ट पार्ट है परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स और सेकंड पार्ट है कॉशनिंग द अथॉरिटीज. ऑप्शन सी का फर्स्ट है प्रेफरेंसेस एंड प्रोटेस्टिंग. ऑप्शन डी का है इंटरैक्शंस एंड कीपिंग मिनिमम इंटरफेस. अब हमें एक एक ऑप्शन को ब्लैंक्स में डालकर देखना होगा. अब अगर हम पहला ऑप्शन डालते हैं, इन माय ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ पिवटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस, ये तो सही है. ऑल्सो कंपोजिंग सॉन्ग्स अगेंस्ट नेग्लिजेंस टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड शैल गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज. अब सॉन्ग्स कंपोज करना कोई चेंज लाने में हेल्प करेगा, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. In my opinion, media can play a pivotal role in transforming people's perceptions and attitudes. ये सही है. Also, cautioning the authorities against negligence shall go a long way in bringing about a positive change. ये भी सही है. तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं. The media can play a pivotal role in transforming people's preferences. Also, protesting against negligence. नाउ प्रोटेस्टिंग इज नॉट अ गुड वे. यहाँ पर हम लेटर इसीलिए लिख रहे हैं कि हम अथॉरिटीज को उसके बारे में सेंसिटाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे. ऑप्शन डी देखते हैं. द मीडिया कैन प्ले अ पिवटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स इंटरैक्शंस. दिस इज नॉट वेरी सुटेबल. लोगों की किस तरह की इंटरैक्शंस को हम चेंज करना चाहते हैं मीडिया की मदद से, ये क्लियर नहीं हो रहा. ऑल्सो कीपिंग मिनिमम इंटरफेरेंस अगेंस्ट नेग्लिजेंस. मिनिमम इंटरफेरेंस तो रखनी ही नहीं है. हम तो चाहते हैं कि अथॉरिटीज इंटरफेयर करें, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. सिर्फ ऑप्शन बी ही है जो मोस्ट सूटेबल है. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द लेटर. तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमें इनको रीड करते हैं. ऑप्शन 1 इज आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज टू टेक एक्शंस ऑन दिस इशू. प्लीज पोस्ट माय थॉट्स इन योर न्यूज़पेपर. ऑप्शन 2 है I hope my views get published in the columns of your newspaper so that this issue may garner more public support and awareness. अब यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि ऑप्शन 1 और 2 में से हम कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. पहली ऑप्शन में देखिए आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज, एक्सपेक्टेशन शो की जा रही है. सेकेंड ऑप्शन में आई होप माई व्यूज गेट पब्लिश्ड, यहाँ पे एक पोलाइट एक्सपेक्टेशन शो की जा रही है. अब जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जो हम एक्सपेक्टेशन शो कर रहे हैं ये पोलाइट नहीं है. ऐसा लग रहा है जैसे हम ऑर्डर कर रहे हैं, हमारी टोन सही नहीं है. ऑप्शन 2 में हमारी टोन बिल्कुल सही है. तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस है उसमें क्या है, येस टू ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 को तो हमने येस करनी ही नहीं है, इसलिए हम इसे स्ट्राइक आउट कर देंगे. ऑप्शन बी नो टू ऑप्शन 1 बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल टोन. अब टोन इनफॉर्मल नहीं है, टोन तो फॉर्मल ही है, इसलिए हम इसे भी स्ट्राइक आउट कर देंगे बिकॉज रीजन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी येस टू ऑप्शन 2 बिकॉज टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन. दिस रीजन इज करेक्ट. हम ऑप्शन 2 को येस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो टोन है वो एक पोलाइट एक्सपेक्टेशन की टोन है. ऑप्शन डी में ऑप्शन 2 को नो कहा जा रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है. हम सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका रीजन है क्योंकि उसकी टोन पोलाइट एक्सपेक्टेशन की है. ऐसी ही टोन हम रखते हैं लेटर की कंक्लूजन में. क्वेश्चन नंबर 30. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली. आई होप दैट माई लेटर विल डैश. आई होप दैट माई लेटर विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू. I hope that my letter will lead to action against all authorities responsible at tourist spots.
I hope that my letter will improve circulation of the national daily. I hope that my letter will result in positive reviews by the readers. अब हम ऐसी चीज होप करेंगे जो हमारा मेन पर्पस है लेटर लिखने का. ऑब्वियसली हमारे लेटर लिखने का पर्पस ये नहीं है कि हम न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन बढ़ाना चाहते हैं. हमारा लेटर लिखने का ये एम भी नहीं है कि हम पॉजिटिव रिव्यूज चाहते हैं रीडर से. हमारा लेटर लिखने का मेन पर्पस है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू एंड टू गेट एक्शन बाय द अथॉरिटीज. अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाएगी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में कि हमें एक्शन चाहिए या हमें सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करनी है. इसके लिए हम ये कहेंगे कि हमें अपनी लेटर से एक्शन नहीं चाहिए. हम ये चाहते हैं कि जब हमारी लेटर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो तो उस न्यूज़पेपर को और ज्यादा जब लोग पढ़ेंगे, उन्हें अवेयरनेस मिलेगी इस इशू की, इस प्रॉब्लम की. उससे क्या होगा, ये इशू को इम्पोर्टेंस मिलेगी और फिर जब इम्पोर्टेंस मिल जाएगी तो वो इशू जब अथॉरिटीज तक पहुंचेगी तो फिर वो एक्शन लेंगे. तो हमारी लेटर का एम क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करना. ऑप्शन ए इज आवर आंसर. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लिटरेचर सेक्शन. इसमें हमारे पास सब सेक्शंस हैं 5, 6, 7, 8, 9. सभी में इंस्ट्रक्शंस दी होंगी. टोटल इस सेक्शन में 30 क्वेश्चंस हैं. टोटल हमें 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन सब सेक्शंस में से. हर एक सब सेक्शन की अपनी इंस्ट्रक्शंस होंगी. आइए देखते हैं. सब सेक्शन 5, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट है और उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो चलिए एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Lucullus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sabukes of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Further, he says, perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. यहाँ पर ये पैसेज कंप्लीट होता है फ्रॉम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं, What was the unintended effect of the long oppression? ये जो बहुत लंबा ऑपरेशन चला उसका इफेक्ट क्या था? It made the people indifferent towards injustice. It made the people reject oppression. It influenced a generation to fight against injustice. It made people accept their oppression. Answer is option C. It influenced a generation to fight against injustice. जब इतने सारे लोग इतनी देर तक ऑपरेशन में रहे तो एक ऐसी जनरेशन बन गई लोगों की जिन्होंने इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई की. क्वेश्चन नंबर 32, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु डैश. पीपल हु लिबरेटेड एंड अबॉलिश द अपार्थाइड सिस्टम. पीपल हु यूज देयर रिसोर्सेज टू स्प्रेड अवेयरनेस. पीपल हु फॉट फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम. पीपल हु डेमोन्स्ट्रेटेड utmost strength to oppose the system. Answer to this will be option D, people who demonstrated utmost strength to oppose the system. Some students will say option C आंसर क्यों नहीं है, people who fought for their country's freedom. अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमें क्लियरली दिया हुआ है कि इतनी देर के लिए जब ये स्ट्रगल चला तो उसमें जो लोग बने उनमें बहुत ज्यादा करेज था, विजडम और जेनरोसिटी थी. मींस उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी टू फाइट अगेंस्ट दिस ऑपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डैश टू डायमंड्स, कंट्रीमैन, पेट्रियट्स, वाइज मैन, ऑप्रेस्ड. आंसर इज ऑप्शन ए, हिज कंट्रीमैन. वो कहते हैं कि मेरे देश के जो लोग हैं वो डायमंड से भी ज्यादा प्रेशियस हैं, डायमंड से भी ज्यादा
डायमंड से भी ज्यादा वैल्यूएबल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, when Nelson Mandela says I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they are stubborn, committed, intelligent or proud. They are committed. Committed means आप अगर एक कॉज से जुड़ गए हैं तो आप उसके साथ जुड़े रहेंगे जब तक कि आप उसे अचीव नहीं कर लेते। तो जब उन्होंने भी एक आइडिया अपने दिमाग में ठान लिया, उन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी उसे अचीव करने के लिए, वो कमिटेड रहे। क्वेश्चन नंबर 35, सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। डेप्थ इज टू हाइट्स। डेप्थ मीन्स निचाई और हाइट्स मीन्स ऊंचाई, दोनों ऑपोजिट हैं। जस्ट लाइक कंपैशन इज टू डैश। कंपैशन मीन्स किसी की तरफ सिंपैथेटिक होना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्रेशन। तो हमें यहाँ पे ऑपोजिट्स ढूंढने, जिस तरह से डेप्थ्स और हाइट्स ऑपोजिट्स हैं, उसी तरह से कंपैशन और ऑप्रेशन भी ऑपोजिट्स हैं। वेरी क्लियर, आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, रीड द एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर फिर से एक एक्सट्रैक्ट है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. Further it says, I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. This passage has been taken from Diary of Anne Frank. Now let us see the questions based on this passage. Why does Anne feel the following? No one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world. Anne को ऐसा क्यों feel होता है? People knew she had a family. Yes. People rejected the idea of loneliness. She had several friends. She had a cheerful personality. Her life was comfortable. तो वो क्यों कहती है कि लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि एन बिल्कुल अकेली है? क्योंकि उसकी एक फैमिली है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसकी पर्सनालिटी बहुत चेयरफुल है। आंसर इज ऑप्शन बी, 1, 3 and 4. Question number 37. Select the most appropriate option for 1 and 2. One is, dash on the surface I seem to have everything except my one true friend. Second is, and doesn't truly connect with anyone. 1 is true and 2 is false. 2 is the opposite of 1. 1 furthers the meaning of 2. Both 1 and 2 cannot be inferred from the extract. 1 and 2 can be inferred from the extract, so option D we strike out. 1 is true, 2 is false. No, दोनों true हैं. 2 is the opposite of 1. No. Option C is our answer. सेकेंड स्टेटमेंट का जो मीनिंग है 1 उसे फर्दर डिटेल में बताता है। सेकेंड स्टेटमेंट में एन कहती है कि वो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाती, और फिर फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाती। So this statement further elaborates on this statement. Answer is option C. Question number 38. From the options given below, identify Anne's tone in the extract. She is restless, dissatisfied, scared or hurt. Very clear answer will be option B. She is dissatisfied. Why is she dissatisfied? Because she does not have a true friend, जिसके साथ वो अपनी दिल की बातें शेयर कर सके। क्वेश्चन नंबर 39. सिलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम। तो ये 4 ऑप्शंस में से हमें ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जो हमें हैविंग अ गुड टाइम का सही मीनिंग बताए। हैविंग अ गुड टाइम मीन्स एंजॉय करना। ऑप्शंस देखते हैं। ही इज आउट फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स, दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर। यस, दिस इज अ गुड ऑप्शन। He is studying hard for the periodic test the following day to improve his scores. This is not a good option because obviously you are not having a good time when you are studying hard, and I know all of you can relate to this. Option C. He is trying to convince his father to purchase the latest video games for him. अब जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज के लिए, obviously you are not having a good time. Option D. He just rescued an injured puppy and is tending to its wounds.
जब आप किसी जख्मी पपी का वूंड साफ कर रहे हैं, यू आर नॉट हैविंग अ गुड टाइम. वेरी क्लियर. ऑप्शन ए इज आवर आंसर. जब आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, दैट इज हैविंग अ गुड टाइम. Question number 40. What do we get to know about Anne when she says, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things? इस स्टेटमेंट से हमें एन के बारे में क्या पता चलता है? She is proud of her ways. She is struggling to strike a conversation. She is unsure of her thoughts. She is unable to have a satisfying conversation. Answer is option D. She is unable to have a satisfying conversation. वो किसी के साथ भी कंफर्टेबल वे में बात नहीं कर पाती क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करती किसी की कंपनी में, और वो इसी वजह से डिससेटिस्फाइड है क्योंकि वो एक ऐसा दोस्त नहीं पा रही जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील कर सके. नाउ वी मूव अहेड. क्वेश्चन 7. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है. मनी इज एक्सटर्नल. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up knowing what every man must one day know and most know many days. How to stand up. This is taken from the Ball poem. Now let us see the questions. The poet says money is external. What does it mean? Money helps us purchase materials that make life worth living. Money promotes materialism and hunger for power among youngsters. Money only impacts a person's external environment. Money buys materialistic things and can be earned again when lost. Option D is our answer. Poet ये कहना चाहते हैं money is external, money is used to buy things. और अगर हम उन चीजों को गुमा भी देते हैं तो हम दोबारा से मनी कमाकर उन चीजों को ले सकते हैं. Next question. What does the boy learn by losing the ball? Loss is unavoidable truth of life. Material objects can be replaced. Money buys happiness. Losses in life can be prevented with care. Life continues despite losses. तो जब राइटर कहते हैं कि वो लड़का एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीख रहा है, तो क्या चीज है जो वो सीख रहा है? आंसर टू दिस इज ऑप्शन 1, 2 एंड 5. लॉस इज अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ. जब वो कहते हैं लॉस इज इनएविटेबल. मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड. हमारे पास मनी है जो चीजें खरीद पाती है और हम और मनी कमा के चीजों को फिर से ला सकते हैं. लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉस. लाइफ चलती रहती है, अगर कोई लॉस हो भी जाता है लाइफ रुकती नहीं है. सो आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 43. The boy is learning how to stand up. This means that he is learning to be dash in the face of difficulties. Patient, resilient, defensive, judgmental. इसमें से हमारा आंसर है ऑप्शन बी, resilient. इसका मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये वर्ड एक पैसेज में आया था. Resilient means to be able to recover from a difficult situation. जब भी आप किसी difficult situation में हैं, आप उससे किस तरह से रिकवर कर पाते हैं, दैट इज टू बी रिसिलिएंट. एंड द बॉय इज ऑल्सो लर्निंग दैट व्हेन ही इज इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज ही शुड बी रिसिलिएंट. हाउ ही कैन रिकवर फ्रॉम दोज डिफिकल्ट सिचुएशंस. क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑप्शन लिस्ट्स हु इज स्पीकिंग दीज लाइन्स? एन ऑब्जर्वर, द बॉयज पेरेंट, द बॉल सेल्समैन, अ फ्रेंड. वेरी इजी. आंसर इज ऑप्शन ए, एन ऑब्जर्वर. राइटर की, पोएट की टोन ही ऐसी है जैसे कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बच्चे को, किस तरह से वो अपनी बॉल को फेंक देता है, उसकी बॉल जाके एक नदी में गिर जाती है और फिर वो उसे देखकर रोने लग जाता है और वो ये सीखता है कि बॉल एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसका लॉस होना इतना बड़ी बात नहीं है बिकॉज लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू कैन ऑलवेज गेट मोर मनी एंड बाय अ न्यू बॉल. सो द पोएट इज एन ऑब्जर्वर, ही इज ऑब्जर्विंग द बॉय. Next we see question 45. According to the poet, from whom do we mostly learn about loss? Elders, experiences, books or teachers? Very easy. Answer is option B, experiences. Boy के साथ भी क्या हो रहा है? एक experience हो रहा है, एक घटना घटी, उस घटना से वो कुछ सीख रहा है. तो हम किस चीज से सीखते हैं? Experiences से. Next we come to question 8. Again we have to read the passage. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you.
I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me? Can you cook?" "I can cook," I lied again. "If you can cook, then maybe I can feed you." He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. This has been taken from the thief's story. Question is, even though Hari Singh followed Anil casually, it was a dash. It was a careless action, staged move, unusual decision, bold step. Answer is option B. Staged move means a planned action. हरी सिंह ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि वो ऐसे ही कैजुअली अनिल को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो प्लान करके उसके पीछे पीछे जा रहा था. इट वॉज अ स्टेज्ड मूव. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई हरी सिंह इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल. अब हरी सिंह जब स्माइल कर रहा था उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी? डिसीट, हार्म, हेट्रेड, जेलसी. डिसीट. डिसीट मीन्स किसी को धोखा देना. वो ऐसे स्माइल करके अनिल को अट्रैक्ट करना चाहता था और वो एक नकली स्माइल दे रहा था उसे धोखा देने के लिए. वो उसे ये शो करना चाहता था कि वो बहुत अच्छा है. एक्चुअली वो एक चोर था. उस चीज को छुपाने के लिए, अनिल को धोखा देने के लिए वो स्माइल कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट. अनिल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं? अनअज्यूमिंग, काइंड, डिटर्मिन्ड, नेव, ह्यूमरस. डिटर्मिन्ड वो नहीं था क्योंकि पहले उसने मना कर दिया, फिर उसने उसे काम पे रख लिया, फिर उसने खाना अच्छा नहीं बनाया तो उसने फिर हटा दिया. ह्यूमरस भी वो नहीं था, हमें ऐसा कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता. अनअज्यूमिंग मीन्स सिंपल, ये चीज हमें अनिल के बारे में देखने को मिलती है. काइंड भी है क्योंकि वो हरी सिंह को अपने घर पर काम पर रख लेता है, ऑल्दो वो उसे पैसे नहीं दे सकता तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें खाना दे दूंगा. नेव भी है, वो इनोसेंट है, वो पहचान नहीं पाता कि हरी सिंह उसे धोखा दे रहा है. सो आवर आंसर विल बी 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate option based on 1 and 2. 1 is Anil gave his meal to a stray dog. 2 is Hari Singh did not know how to cook. 2 is true, 1 is false. No, both are true. 2 is the result of 1. 2 is the cause of 1. 2 is false and 1 is true. ऑप्शन डी भी स्ट्राइक आउट हो जाता है. दोनों ऑप्शन सही हैं. हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था, उसने अच्छा खाना नहीं बनाया, उसकी वजह से अनिल ने खाना नहीं खाया और उसने खाना स्ट्रे डॉग को दे दिया. सो 2 इज द कॉज ऑफ 1. 2 की वजह से ही 1 हुआ. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रेज hung around suggests that Hari Singh continued to smile, cook, appeal, linger. He continued to linger. Hung around means वहीं पर घूमते रहना. Linger also means उसी जगह पर घूमते रहना. So answer is option D. Next we have to attempt the following questions. Lencho is dash when he says that's what they say. No one dies of hunger. जब Lencho ये statement बोलता है तो उसका क्या क्वालिटी हमें देखने को मिलता है? He is doubtful, he is stressed, he is confused, he is dismissive. अब यहाँ पर हमें इन चारों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. डाउटफुल मीन्स वो शक कर रहा है स्टेटमेंट पर. स्ट्रेस्ड मीन्स वो किसी स्ट्रेस या परेशानी में है. कंफ्यूज्ड मीन्स अगेन वो पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है. डिसमिसिव मीन्स उसे इस स्टेटमेंट पर ज्यादा यकीन नहीं है. ही फील्स दैट इट इज नॉट वर्थ कंसिडरिंग. आंसर विल बी ऑप्शन डी. तो हमें ये पता लग रहा है कि लेंचो कहता तो है दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ये स्टेटमेंट वर्थ कंसिडरिंग नहीं है बिकॉज उसे लग रहा है कि अब तो वो हंगर से मरने वाले हैं. नेक्स्ट वी सी क्वेश्चन 52. विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन लाइन फ्रॉम फायर एंड आइस? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड था होल्ड विद दोज. होल्ड विद दोज फ्रेज का क्या मतलब है? I am as experienced as those who favor fire. I am strongly disagree with those who favor fire. I have the same opinion as those who favor fire. I habitually avoid those who favor fire.
Hold with means I have the same opinion as those who favor fire. Hold with का मतलब क्या है? Same opinion. The answer is option C. Next question. The purpose of the treatment given to the young seagull by his parents was to teach him a lesson about the importance of food, inculcate obedience towards them, let him overcome his fear, improve his relationship with his siblings. अब वो जो यंग सीगुल था उसके पेरेंट्स उसके साथ जिस तरह से बिहेव कर रहे थे उनका एम क्या था? टू लेट हिम ओवरकम हिज फियर. उसे उड़ने से डर लगता था और वो ये डर निकालना चाहते थे. इसी वजह से वो उसे भूख से तड़पा रहे थे ताकि भूखा होने की वजह से वो उड़ने की कोशिश करेगा और अपने डर के ऊपर ओवरकम कर लेगा. क्वेश्चन नंबर 54. Peggy often gave a nudge to one of her friends when she spoke to Wanda in the schoolyard. This meant that she wanted her friend to stop talking to Wanda and move on, observe and partake in the joke on Wanda, ignore the complete situation with Wanda, interrupt any reply that came from Wanda. Answer is option B. Observe and partake in the joke on Wanda. कई बार होता है ना कि हम ऐसे किसी अपने साथ में फ्रेंड को एल्बो से हिट करते हैं उसे ये कहने के लिए कि चल चल देख देख तू भी इसमें मजा ले, तू भी इसमें हिस्सा ले. इसी तरह से पेगी और उसकी फ्रेंड्स जब वांडा की लेग पुलिंग करते थे तो पेगी अपनी एक फ्रेंड को नज करती थी उसे कहने के लिए कि तू भी इस चीज को ऑब्जर्व कर और इसमें हिस्सा ले और वांडा का जोक उड़ा, वांडा का मजाक उड़ा. क्वेश्चन नंबर 55. In the poem Dust of Snow, which negative symbols have been used to create a positive effect? Very easy question. It's a direct question from the poem. नेगेटिव सिंबल्स कौन से हैं? हेमलॉक ट्री एंड क्रो, क्रो एंड स्नो, स्नो एंड हेमलॉक ट्री, क्रो एंड डस्ट. डस्ट भी नेगेटिव नहीं है, स्नो भी नेगेटिव नहीं है. आंसर इज ऑप्शन ए. हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर द टू नेगेटिव सिंबल्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम. क्वेश्चन नंबर 56. Mandela refers to liberty as newborn because it was dependent on others for growth and guidance. It had recently been attained with lots of struggle. It had made people experience infant-like excitement. It had arrived unexpectedly for everyone. वो लिबर्टी को न्यूबॉर्न इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैड रिसेंटली बीन अटेन्ड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल. वो फ्रीडम न्यूबॉर्न इसलिए थी क्योंकि बहुत साल स्ट्रगल करने के बाद रिसेंटली ही उन्हें वो मिली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेज इंडिकेट? It indicates that the tiger's anger is forgotten, provoked, suppressed, opposed. Answer is option C. Suppressed. That means दबा हुआ. उसका जो एंगर है वो दबा हुआ है. क्वाइट रेज मीन्स वो चुपचाप घूम रहा है लेकिन उसके अंदर तो बहुत ज्यादा गुस्सा है जिसे उसने दबाया हुआ है क्योंकि अभी वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करेगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एक जू के पिंजरे में कैद है. Question number 58. Identify the option that describes Griffin. Greedy yet kind, proud and honorable, considerate and selfless, brilliant but lawless. Griffin is from the story Footprints Without Feet. The scientist. He is brilliant but lawless. Answer is option D. हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. वो एक ऐसा फॉर्मूला निकालता है जिससे कि वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है लेकिन साथ ही साथ वो लॉलेस भी है. वो अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग भी लगा देता है और वो चोरी भी करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरि सिंह. अनिल बहुत ही केयरलेस है, उसकी वजह से हरि सिंह के लिए चोरी करना कैसा हो जाता है? अनइंटरेस्टिंग हो जाता है. हरि सिंह कहता है कि अनिल को पता ही नहीं चलता कि उसने चोरी की है, उस वजह से चोरी करने में कोई मजा नहीं आता. इट बिकम्स अनइंटरेस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पंफ्री मीन? द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल. द मिस्ट्रेस could take back her pet. The doctor was a great veterinarian. The planned venture was fruitful. जब मिसेस पंफ्री कहती है दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री एंड सर्जरी इज द वेटनरी हॉस्पिटल वेयर हर पेट डॉग वाज ट्रीटेड. तो जब वो कहती है कि ये जो सक्सेस है जब उसका डॉग ट्रिकी ठीक हो जाता है, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी.
It means that the planned venture was fruitful. जो उन्होंने प्लान किया था, जो डॉक्टर ने प्लान किया था, एक वेंचर, एक ऐसी एक्टिविटी, वो फ्रूटफुल रही क्योंकि उसका नतीजा सक्सेसफुल था और उसका डॉग ट्रिकी ठीक हो गया था. इसलिए जब वो कहती है दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इट मीन्स दैट द प्लान्ड वेंचर वाज फ्रूटफुल. Some students will say the doctor was a great veterinarian. Some students can say that the surgery was successful. But यहाँ पर surgery does not mean the operation. It is a place, the hospital, that is being called the surgery. And the doctor was a great veterinarian. लेकिन जब वो कहती है this is a triumph of surgery, वो ही कहना चाहती है कि उस डॉक्टर ने एक अलग ही प्लान बनाया था ट्रिकी को ठीक करने का, जिसमें कि उसे पर्टिकुलरली कोई डॉक्टर वाले स्किल्स नहीं शो करने थे. उसे ट्रिकी को एक स्पेशल डाइट देनी थी, एक स्पेशल एटमॉस्फेयर देना था, जिससे कि जो ट्रिकी के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन चला गया था और उसकी वजह से वो इतना लेजी हो गया था, लिथार्जिक हो गया था और बहुत ओवरवेट हो गया था और डल हो गया था, उन सब चीजों को ठीक करना था. तो ये जो प्लान था उस डॉक्टर का, वो सक्सेसफुल रहा था. दैट इज व्हाट इज इट मेंट व्हेन शी सेज इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. So you have to be very careful while identifying the correct option. Sometimes it happens that more than one option seems to be the correct answer. For this, आप हर एक ऑप्शन को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप आसानी से करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं. So students, with this we come to an end of this session. We have discussed the entire sample question paper that the CBSE has released for your term 1 exams. With this, I wish you all the best for your term 1 exams. In case you have any doubts, please write in the comments. You can also get in touch with us on our Telegram group. There also we can help you out with your doubts. And with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.